एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 11 जनवरी 2022 को पूछी गई थी सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, ठीक है, जहां पर आपको ऑनलाइन सीटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी सोल्यूशन मिल जाएगी। मैं यूजुअली साइंस पार्ट कवर करती हूँ जहां पर मैं 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कराती हूँ। सो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर कहा गया है कि संजना के पास 3 मैग्नेट है ए, बी और सी। जो मैग्नेट ए है उसके 2 पोल है A1 A2, बी के है B1 B2, सी के है C1 C2, ठीक है। अब इन मैग्नेट्स को करीब लाने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्व किया, तो उसने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन किया है। क्या? A1 रिपेल्स B1। सो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं उन्हीं में रिपल्शन होता है। उसका मतलब क्या है? A1 का जो भी पोल हम निकालेंगे वो B1 का भी वही पोल होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन है A1 रिपल्स C2। सो इसका मतलब क्या है? A1 का जो भी पोल आएगा वो C2 के साथ भी इक्वल होगा प्लस B1 के साथ भी इक्वल होगा। अब हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो C1 है वो नॉर्थ पोल है। सो अगर C1 नॉर्थ पोल है तो C2 हमारा साउथ पोल बन जाता है, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू हियर। तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। सो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? A1 repels B1 because they are like poles. A1 also repels C2 because they are again like poles. C1 is north pole. So C2 obviously south pole होगा। अब देखिए क्या लिखा है, C2 repels A1। तो C2 A1 को कब रिपेल करेगा? जब दोनों लाइक पोल होंगे। सो A1 भी क्या बन जाता है? साउथ पोल, ठीक है। A1 अगेन रिपेल्स B1। सो इसका मतलब A1 और जो B1 है ये दोनों भी लाइक पोल्स है। सो जिस वजह से वो भी साउथ पोल है। अब अगर A1 साउथ पोल है तो ऑब्वियसली A2 नॉर्थ पोल होगा, और B1 अगर साउथ पोल है तो B2 नॉर्थ पोल होगा। सो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1, सेइंग B2 इज नॉर्थ पोल एंड A1 इज साउथ पोल। देखिए यहाँ पर है B2 इज नॉर्थ पोल एंड A1 इज साउथ पोल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड। सो ये जो अभी स्टेटमेंट दी है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ए कह रहा है द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ये तो सही है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो ग्राफ होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी एक्सप्लेनेशन में कैसी होती है। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहा गया है स्ट्रेट लाइन। अब वो हॉराइजेंटल टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू द वाई एक्सिस या ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है, ठीक है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये वाला नहीं होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होती है या जो कर्व होता है वो जे शेपेड कर्व इस तरह का होता है। पर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। और अगर वो एट रेस्ट है, मतलब वो पार्किंग पे ऐसे ही रेस्ट कर रही है, वो मूव नहीं कर रही है, सो ऑब्वियसली वहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। सो क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस तरह की है, किसी कौन से एक्सिस के पैरेलल है या कुछ भी नहीं बताया गया है। सो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 1, सेइंग ए और बी, क्योंकि ए और बी में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं दोनों में ही ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ टुडेज सेशन। Which properties of solid particle is used for the process of sedimentation? So जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम सैंड को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें सो वो डिसॉल्व नहीं करता है, राइट। तो क्या होता है, ये जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है। क्यों वो सेटल डाउन करता है? पहली बात तो है कि वो हैवी है, प्लस
वो क्यों सेटल डाउन कर रहा है? क्योंकि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन है ये किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है सॉलिड पार्टिकल्स की, कि पहली बात तो हेवी होनी चाहिए ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन पे एक्ट करके उनको सेटल डाउन करने में मदद करे, प्लस इनसॉल्युबल भी होने चाहिए। पानी में घुलने मिलने वाले चीजों में ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता है। सो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर नोटेड बाय अंतरा ऑन बर्निंग वेरियस फाइबर्स ऑन अ कैंडल फ्लेम। सो अंतरा ने क्या किया था कि तरह तरह के जो फाइबर्स होते हैं उनको कैंडल फ्लेम में जलाकर देखा। सो एक्स क्या है उसका ऑब्जर्वेशन? बर्न्स विथ ब्राइट लाइट एंड ग्रेइश ब्लैक एश इज लेफ्ट। सो ये होता है इन केस ऑफ सिल्क, ओके, जो कि है एक नेचुरल फाइबर। Y is burns by curling and produces dark crisp ash. So ये होता है डेनिम के केस में। कभी अगर आप डेनिम जलाकर देखें तो आपको ऐसा ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। और जो Z है वो है मेल्ट्स ऑन बर्निंग। सो ये ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स में होता है। सो यहाँ पर हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सिर्फ नायलॉन ही है विच मेल्ट्स ऑन बर्निंग। रेयॉन है सिंथेटिक फाइबर बट इसमें वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके बनाया जाता है, तो ये मिक्स है, मतलब सिंथेटिक प्लस ये नेचुरल दोनों की कैटेगरी में आता है। सो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सिल्क, जो कि है x, डेनिम है y और नाइलॉन है z। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सीरीज सर्किट will the bulb or bulbs glow brighter assuming that cells and bulbs are identical in each case? So हमने एक सिंपल सर्किट बनाई है, सिंपल सीरीज सर्किट बनाई है। सीरीज सर्किट मतलब क्या? जो बल्ब्स होंगी वो ऐसे अटैच्ड होती है, ठीक है। बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमने बल्ब्स को अरेंज किया है सीरीज सर्किट में, सिंपल सीरीज सर्किट में, तो इनमें कौन से केस में जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। सो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम पावर ज्यादा दे, ठीक है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 1 बल्ब एंड 1 सेल, ठीक है। दूसरा हमको बताया गया है 1 बल्ब एंड 2 सेल्स। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सेल्स है पर वो पावर दे रहा है सिर्फ एक बल्ब को। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? इसमें ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द ऑप्शन में देखिए क्या बताया गया है, 2 बल्ब है और उसको पावर सिर्फ एक ही सेल दे रहा है, तो ये ब्राइटर तो ग्लो नहीं करेगा। 2 बल्ब्स एंड 2 सेल्स, ये भी ब्राइटर ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि एक बल्ब को ब्राइटर ग्लो करने के लिए जो पावर है वो ज्यादा चाहिए होता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही बल्ब है पर जो सप्लाई है पावर की वो 2 सेल्स प्रोवाइड कर रही है। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ग्लो ब्राइटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर एक गलती है, इसमें ये आयोडीन होगा, क्योंकि देखिए इसका जो हिंदी का ऑप्शन है ना इसमें आयोडीन दिया गया है। सो इसको काट के मैंने आयरन को काट के आयोडीन किया है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A is required for proper functioning of thyroid gland and deficiency of it caused dash. So जैसे कि आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए जो हमको मिनरल की जरूरत होती है वो होती है आयोडीन। सो ऑब्वियसली ये देख के ही हमारा आंसर सही बैठ जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब अगर इसकी कमी हो, इस मिनरल की कमी हो, आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है? गॉइटर होता है, तो ये भी हमारा बी बन गया, गॉइटर। इट इज एन एंडेमिक डेफिशिएंसी डिजीज एज इट इज यूजुअली सफर्ड बाय द पीपल लिविंग इन हिली रीजन। सो ये जो डिजीज है ये ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है हिली रीजन के इंसानों में, उनमें ये ज्यादा दिखाई देता है। हो गया। फिर डेफिशिएंसी ऑफ ए मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ऑल्सो causes mental retardation in children. So iodine के कमी के कारण क्या होता है? क्योंकि मस्तिष्क
का विकास ठीक से नहीं हो पाता तो उनमें मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट रिस्पॉन्स। तो हमको एक असर्शन दिया गया है और उसके दो रीजन दी गई है। तो असर्शन कह रहा है अ सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो यहाँ पर कहा गया है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो चांद है वो सन और अर्थ के बीचों बीच आ जाता है। सो हमारा यहाँ पर है सन, फिर यहाँ पे है मून और यहाँ पर है अर्थ। सो जैसे कि आप जानते हैं कि सन की लाइट जब मून पर पड़ेगी सो ठीक उसके पीछे मून की शैडो बनेगी। सो मून की शैडो कहाँ पे बनेगी? अर्थ के ऊपर, राइट? क्योंकि शैडो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है? सो उस हिसाब से सोलर इक्लिप्स तभी होता है जब मून की जो शैडो है वो अर्थ पर पड़ती है। अब रीजन दो दिए गए हैं, देखते हैं क्या होता है। शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन मून ब्लॉकिंग द सनलाइट। सो कहा जा रहा है कि अर्थ की जो शैडो है वो मून पे पड़ने के कारण ये सोलर एक्लिप्स होता है। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ की शैडो कब पड़ेगी मून के ऊपर? जब सन इस साइड होगा। तो ऐसी तो कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि सन और अर्थ के बीचों बीच मून है, ठीक है? मून और सन के बीच अर्थ, ये कंडीशन नहीं है सोलर एक्लिप्स के लिए। सो इसका जो सही रीजन है, ये तो सही है, असर्शन तो सही है, पर इसका जो सही रीजन है वो है रीजन 2। मून कास्ट्स अ शैडो ऑन पार्ट्स ऑफ द अर्थ ब्लॉकिंग द सनलाइट। सो क्या है? सूरज की रोशनी मून पर पड़ेगी और उसके वजह से क्या होगा कि जो शैडो है वो अर्थ के कुछ रीजन पर पड़ेगा। मून की जो शैडो है वो अर्थ के कुछ रीजन पर पड़ेगी, जिस वजह से क्या होगा कि जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। सो तब होगा सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A is correct and R2 is correct explanation of A. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट शैडो फॉर्मेशन। सो शैडो फॉर्मेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सो यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है, चलिए पढ़ लेते हैं। अ येलो ऑब्जेक्ट कास्ट्स अ ब्लैक शैडो। ये तो सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो जाए, शैडो हमेशा एक डार्क पैच होती है। सो ब्लैक, डार्क को हम ब्लैक भी कह सकते हैं, तो ये तो सही है। शैडो कैन बी फॉर्म्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स ओनली। ये भी सही है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जो लाइट को पास करने नहीं देती अपने से, जिस वजह से शैडो फॉर्म होती है। थर्ड बता रहा है लेंथ ऑफ शैडो इज ऑलवेज सेम एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये गलत है, क्योंकि जो शैडो की लेंथ होती है और ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है ये हमेशा इक्वल रहे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर सूरज की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि जो शैडो की लेंथ है वो कैसी होगी, कब बड़ी होगी कब छोटी होगी। फोर्थ पॉइंट कह रहा है द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट। हाँ, सो ये भी सही है। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है शैडो फॉर्मेशन के बारे में वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन रीजन टाइप का ये भी क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है स्टोमाटा आर usually present on surface of leaves and succulent stem in desert plant. So desert plant में जो स्टोमाटा है जो कि टाइनी पोर्स होते हैं, तो वो यूजुअली लीफ के लोअर सरफेस में पाई जाती है। सो ये जो स्टोमाटा है ये डेजर्ट प्लांट में कहाँ कहाँ पाई जाती है? सरफेस ऑफ लीव्स एंड सक्यूलेंट स्टेम। सो जो डेजर्ट प्लांट्स होती है उनकी स्टेम में फ्लूइड मतलब वाटर स्टोर्ड रहता है, फ्लैशी होता है उनका स्टेम। अब रीजन बता रहा है द पोजीशन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। सो ये रीजन भी सही है, पर क्या ये असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन में कहा गया है कि डेजर्ट प्लांट
में जो स्टोमाटा का लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ लीफ एंड सक्यूलेंट स्टेम इन डेजर्ट प्लांट. So the position of stomata in leaves affect the rate of transpiration in plant. ये सही है कि स्टोमाटा का पोजीशन कहाँ पर है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ेगी या घटेगी. पर ये जो रीजन है ये असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो हम क्या चूज करेंगे इसके लिए? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. सो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि जो रीजन दी गई है और जो असर्शन है वहां पर कहीं पर भी हमने ट्रांसपीरेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा. असर्शन में ट्रांसपीरेशन के बारे में कुछ भी दिया नहीं गया है, पर जो रीजन है वो बता रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स. तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा. हमको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं XYZ के तौर पे. सो अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ये, रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एक्स. मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज पिस्टिल. ठीक है. इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स. पिस्टिल के 3 पार्ट्स होता है. एक होता है स्टिग्मा जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं. दूसरा है पतली सी ट्यूब जिसको हम स्टाइल कहते हैं. और तीसरी है ओवरी, swollen base, नीचे का फुला हुआ हिस्सा. So it consists of 3 parts of which Y is mainly the receptive surface for pollen grain. So Y एक ऐसा पार्ट है जहां पर pollen grains आकर लैंड करती है. So obviously Y हमारा होगा स्टिग्मा. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द Z. So जैसे कि आप जानते हैं कि ये अगर हमारा ओवरी में दिखाऊं, ठीक है, सो उसमें ऐसे ओव्यूल्स होते हैं जो कि बाद में जाकर सीड्स बनते हैं. इस तरीके से ओव्यूल्स सिचुएटेड होते हैं. ठीक है. अब इन ओव्यूल्स के अंदर एक्चुअली फीमेल गैमेट होता है. सो ऑब्वियसली ओव्यूल्स के अंदर जाकर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सो Z होगा यहाँ पर हमारा ओव्यूल्स. सो चलिए देख लेते हैं पिस्टिल, स्टिग्मा और ओव्यूल्स कहाँ पर है. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में X है पिस्टिल, Y है स्टिग्मा, Z है ओव्यूल्स. तो यही हमारा सही आंसर है. इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी.